आज जैसे हमारा चौथा दिन है वर्कशॉप का, ठीक है। तो पहला पर्पस मेरा ये था कि सबको ये समझ में आए कि एज एन एक्टर हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, आप बोलो क्या हमें काम चाहिए, हमें काम चाहिए, और किसी ने आपको काम दे दिया, फिर आप क्या करें। तो उसके लिए हमने देखा कि हमने एक अपना इंट्रोडक्शन शूट किया, फिर हमने एक परफॉर्मेंस शूट की, फिर उसके बाद मैंने आपको स्क्रिप्ट दी कि इसको याद करो। ठीक है, नहीं याद नहीं हो रहा तो आप खाली फ्लो में पढ़ के बोल दो। इसका कराने का मतलब मेरा ये था कि हमें खुद को अपना एक आइडिया हो जाए, खुद एक अपनी पहचान से। क्योंकि आप बॉम्बे अगर आते हो काम करने के लिए तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है, आपके अंदर अपना एक टैलेंट होना चाहिए, काम करने का एक दम होना चाहिए कि अगर आपको किसी ने काम दे दिया तो आप करोगे क्या। जैसे नवीश ने बताया कल कि सर बोले काम की तो प्रॉब्लम ही नहीं है, बोले अब मैं खुद ये सोच रहा हूँ कि अगर मुझे काम मिल जाएगा तो मैं करूंगा क्या। काम तो मिल जाएगा यहाँ पे, तो वो चलो एक चीज हो गई क्लियर। अब सपोज हमने एक्टिंग सीख ली, हमने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया, तो फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस क्या है। एज एन एक्टर काम करने के लिए हमें किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो भी पता होना चाहिए। क्योंकि कोई भी काम हम जब करते हैं तो कुछ चीज़ें होती हैं जो एक होता है कि मस्ट रिक्वायर्ड, कि वो चाहिए ही चाहिए। कुछ चीज़ें होती हैं कि ठीक है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी चलेगा। तो और उसके बाद ठीक है वो चीज़ें आपके पास हैं, फिर प्रोसेस क्या है। ठीक है, आपने सब चीज़ तैयारी कर ली, पोर्टफोलियो बना लिया, आर्टिस्ट कार्ड बना लिया, वो सब बना लिया, फिर अभी आगे काम के लिए अप्रोच करना है, उसका प्रोसेस क्या है, कैसे हमारी फोटो और वीडियोस इंडस्ट्री में हम लोग सर्कुलेट करें, उसका क्या प्रोसेस है। और उसके बाद कि भाई एक एक्टर को किन किन चीज़ों के बेसिस पे काम मिलता है, और क्या क्या एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो अगर हमें आती हैं तो हम हमारे एक्टिंग में प्लस पॉइंट। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भाई किन किन चीज़ों की जो है बॉम्बे में इंडस्ट्री में काम करने के लिए ज़रूरत है, जिनके बगैर काम नहीं हो सकता। तो सबसे पहली चीज़ तो हमने इस चीज़ के बारे में 2-3 दिन डिस्कस किया कि भाई एज एन एक्टर आपका टैलेंट वो तो बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो नहीं है तो फिर कुछ नहीं है, फिर आपका यहाँ रहना खाना पीना घूमना सब बेकार है। उसके बाद आपको ज़रूरत है, जो अगर बॉम्बे में रहते हैं तो यहाँ का एक लोकल मोबाइल नंबर चाहिए, वो मस्ट है। अगर आपके पास यहाँ का लोकल मोबाइल नंबर नहीं है ना तो भी आप काम नहीं कर सकते। उसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि आपके कहीं फ़ोटो पसंद आ गया, लुक पसंद आ गया और बंदा आपको फ़ोन मिलाएगा तो नंबर मिलाने से पहले वो 0 डायल नहीं करेगा, सीधा नंबर मिलाएगा और वहाँ से आवाज़ आ गई कि नहीं यार ये तो STD नंबर है और ये उससे पहले 0 दबाएं, वो रख देगा नहीं मिला। क्योंकि उसको कल सुबह अगर 7 की शिफ्ट में 9 की शिफ्ट में आपकी ज़रूरत है तो वो थोड़ी फ़ोन करेगा। आप बोलोगे मैं तो दिल्ली में बैठा हूँ, मैं लखनऊ में बैठा हूँ, मैं आगरा में बैठा हूँ। तो ये है बहुत छोटी सी बात, लेकिन इस चीज़ के पीछे एक बंदे का 1 साल खराब हो जाता है। एक आगरा से एक लड़का आया मेरे पास, घर पे आया, काफ़ी देर बात हुई तो मैंने बोला मैं ये प्रोडक्शन हाउस में गया, उसमें गया और मैंने ऑडिशन दिया, मेरा ऑडिशन भी अच्छा हुआ पर लेकिन मुझे आज तक काम नहीं मिला। तुम तो सब जगह जा चुके हैं और तुमने ऑडिशन भी दिया और लग भी रहा है कि तुम्हें मिलना चाहिए, काम क्यों नहीं मिला? पता नहीं क्यों नहीं मिला। चलो अच्छा ठीक है, काम करो, तुम मुझे अपना नंबर दो। उसने अपना नंबर मुझे बोला, मैंने कहा तुम्हें एक मिस्ड कॉल मारो मेरे नंबर से। तो मिस्ड कॉल मारी मैंने तो आ गया वहाँ से कि भाई ये नंबर तो 0 लगाना पड़ेगा, बाहर का नंबर। ये नंबर कहाँ का है? ये तो आगरा का नंबर है। मैंने कहा तुमने यहाँ का नंबर नहीं लिया? उसने नहीं लिया। तुम्हें काम मिलेगा कैसे? 1 साल के तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें काम नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई भी 0 डायल करके नहीं फोन करेगा यार। तो छोटी सी बात है ये, कोई ऐसी मतलब नहीं है कि बताने वाली बात, लेकिन इस चीज़ के ऊपर भी बोले सर मुझे पता ही नहीं था, मैं तो 1 साल से घूम रहा हूँ और यही नंबर दे रहा हूँ सर, और किसी ने मुझे बताया ही नहीं। कोई तो बताएगा नहीं ना तुमको, क्यों बताएगा? तो बॉम्बे आने के बाद सबसे पहले जैसे आपने घर लिया, घर के बाद फिर आपने एक मोबाइल लिया, यहाँ का लोकल नंबर लिया, उसके बाद फिर नंबर आता है आपके पोर्टफोलियो का। तो पोर्टफोलियो
ज़रूरी नहीं है कि 20,000 25,000 ऐसा बनाए। मतलब अपने हिसाब से कि ठीक है यार, अभी हम बहुत ज़्यादा स्टैब्लिश नहीं है, पहले हमें अपनी एक कैलिबर का पता चले, तो एक मिनिमम से शुरू करो। आप 5-10 अच्छे जो लोग पोर्टफोलियो बनाते हैं, प्रोफेशनली यही काम करते हैं, उनके पास जाओ, वो आपको बताएंगे, एक्सप्रेशंस के बारे में बताएंगे। ऐसे बहुत सारे जो स्टूडियो जो कॉस्ट्यूम्स भी रखते हैं, थोड़ा बहुत मेकअप भी करेंगे, तो आप 2-3 हज़ार रुपये से आप शुरू कर सकते हैं। एकदम आके आपने जैसे किसी ने आपको बोल दिया कि ठीक है 25,000 का फोलियो बनाओ, लेकिन वो 25,000 का फोलियो भी जब काम करेगा जब आपके अंदर में टैलेंट, ठीक है आपने फोलियो बना लिया 50,000 रुपये का, सब हाई-फाई मेकअप, कॉस्ट्यूम, गेटअप सब बना लिया, फोटो में आप बिल्कुल एकदम कुछ और दिख रहे हो कि हाँ ये बंदा तो मतलब स्क्रीन पर फाड़ दे, लेकिन आपको जब बुलाएंगे, कैमरा ऑन करेंगे, तब क्या होगा? तो इम्पॉर्टेंट है, फोलियो बहुत ज़रूरी है, और इसलिए ज़रूरी कि हर आदमी से पर्सनली हम नहीं मिल सकते हैं। जो ये जो फोटो है ये हमारा एक विजिटिंग कार्ड होता है। जैसे हम अपना कोई बिजनेस प्रमोट करते हैं कि ठीक है कोई भी मिला हमें अपना कार्ड, ये हमारा विजिटिंग कार्ड है। ये हमारा एक लुक बताता है कि ये आदमी का ये लुक है, ये इसके चेहरे पे एक्सप्रेशन आते हैं और ये स्क्रीन पे ऐसा दिखता है। तो उसका पोर्टफोलियो का मतलब ये है कि ये आदमी जब हम इसको मेकअप लगा के जब इसका शॉट लेंगे तो ये दिखेगा कैसा, फ्रेम पे उसमें कैसा दिखेगा। अब पोर्टफोलियो के बाद पहले तो ये होता था कि पोर्टफोलियो के बाद ऑडिशन के लिए बुलाते थे लोग, ऑडिशन जाने के लिए आपका सिलेक्शन हो गया, फिर आपको ऑडिशन के लिए बुलाएंगे, पहले ये प्रोसेस चलता था। अभी आजकल क्या हो गया है कि इंटरनेट, यूट्यूब, ये सब का टाइम आ गया, तो वो लोग ऑडिशन के लिए नहीं बुलाते। अब क्या है, आपके फोटो पसंद आ गए तो आपको वीडियो लिंक्स, और वीडियो लिंक्स आप अपने मोबाइल से भी शूट कर सकते हो, और जितना आप वेरिएट कर सकते हो। एक सपोज आपने एक अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, और इंट्रोडक्शन में आपने बता दिया कि ये मेरा नाम है, एज, हाइट, ये सब आपने बोल दिया। जैसे आप मेरे पास भी आते हैं तो मैं भी ऐसे करता हूँ कि एक वीडियो हम इंट्रोडक्शन का शूट करते हैं कि इंट्रोडक्शन में आपने अपना नाम, एज, हाइट और अपना एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, और फिर ये कि भाई अगर मेरे लायक कुछ काम है तो प्लीज़ मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करो। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, कोई भी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस है, 1, 2, 3 जितना कर सकते हैं, अलग अलग वेरिएशन में जितना आप कर सकते हो, अच्छा हंसने का, रोने का, इमोशनल, सैड, गुस्से का, जितना आपके पास है ना मैटर, उतना सब हम शूट करेंगे। आप 2 वीडियो शूट करो, 10 वीडियो शूट करो, और वो शूट करके फिर हम अपने यूट्यूब चैनल पे डालेंगे। वो लिंक आप सब जगह भेजो, कहीं से भी कहीं पे भी भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि एक तो काम आजकल इतना फास्ट हो गया है कि सुबह शूटिंग है, रात में 9 बजे आपको कॉल करेंगे, और सुबह शूट करना है, परसों टेलीकास्ट होना, इतना टाइम ही नहीं है कि आपको बुलाएं, आप कोई शूट करें, फिर वो करें। वो सब आजकल ये टेक्नोलॉजी फास्ट हो गई तो काम भी बहुत फास्ट हो गया। और वीडियो लिंक्स के बाद शोरील का भी ऐसा ही फंडा है। शोरील में क्या है कि ठीक है वीडियो लिंक्स अलग अलग है। शोरील में क्या होता है कि जो भी हमारी कुछ अलग अलग परफॉर्मेंसेस हैं, या हमने कुछ भी जो काम किया हुआ है उसमें से हमने अपने शॉर्ट्स निकाले, तो वो शॉर्ट्स निकाल के हम 10-10, 20-20 सेकंड के हमने वो शॉर्ट्स निकाल के और एक वीडियो बना दिया। तो उसमें क्या है कि एक ही वीडियो में उनको हमारे सारे वेरिएशन मिल जाते हैं। जैसे मैंने भी एक अपनी शोरील डाली हुई है, तो जिसमें स्टार्टिंग में क्या है, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, उसके बाद मेरे फोटोग्राफ्स हैं, 7-8 फोटो हैं, फोटो के बाद मेरे मतलब 8-10 जो है शॉर्ट फिल्मों में से मेरे शॉर्ट्स हैं, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड ऐसे। और वो 7 मिनट की शोरील में आदमी को ना पूरा वेरिएशन मिल जाता है कि यार ये एक्टर का रेंज क्या है। ठीक है, एक वीडियो में तो क्या होता है कि आपका एक ही इमोशन पता चलेगा। शोरील में क्या है कि आपका पूरा रेंज पता चल जाएगा कि ये इमोशनल कहाँ तक कर सकता है, कॉमेडी कहाँ तक कर सकता है। तो अगर जैसे वीडियो लिंक तो है ही, वीडियो लिंक तो आपने निकाली, अगर शोरील भी आप बना लेते हो, ठीक है, अलग अलग वीडियो लिंक आपने ले लिया, अलग अलग वीडियोस ले लिया, और उनको एडिट करके एक शोरील आप बनाओ। शोरील में आपके स्टिल्स भी आ जाएंगे, फोटो भी आ जाएंगे, और आपका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अपना डाल दो उसमें, एज, हाइट, वो सब एक उसका भी एक स्नैपशॉट आप डाल सकते हो, तो वो भी एक आपका का हो जाता है। शोरील के बाद आपको क्या है कि उसके बाद आपको चाहिए यहाँ का जो भी है आर्टिस्ट कार्ड के नाम पे बहुत लोग है, जो
लूट जो है वो आर्टिस्ट कार्ड और पोर्टफोलियो के नाम पे। सपोज कोई भी आपको बोलता है तो ये कहेगा ठीक है जी आपका सिलेक्शन हो गया, आपको आर्टिस्ट कार्ड बनाना है, पोर्टफोलियो बनाना है। और अगर पोर्टफोलियो नहीं भी बनाते तो आर्टिस्ट कार्ड के नाम पे पोर्टफोलियो हो गया, शोरील हो गया, ये सब इन चीज़ों के बाद में क्या है कि इन सब के बाद जो रिक्वायरमेंट आती है आर्टिस्ट कार्ड की। तो स्टार्टिंग में जैसे बिना आर्टिस्ट कार्ड के भी लोग काम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट लॉन्ग टर्म अगर आपको काम करना है तो आर्टिस्ट कार्ड आप बनवा लो तो अच्छी बात है। और बहुत सारी यूनियन है जो आर्टिस्ट कार्ड बनाती है, और आर्टिस्ट कार्ड आपको बनवाना है जेन्युइन जो यूनियन है उनसे बनवाओ, डायरेक्ट यूनियन के ऑफिस से बनवाओ। किसी के कहने पे मत बनवाओ कि आपका सिलेक्शन हो गया मेरे यहाँ पे और आर्टिस्ट कार्ड बनवा लो, पोर्टफोलियो बनवा लो तो मैं आपको काम बोलो सर आर्टिस्ट कार्ड भी मैं बनवा लूँगा, पोर्टफोलियो बनवा लूँगा या मेरे पास है, आप मुझे काम दो। क्योंकि किसी भी प्रोडक्शन वाले का काम नहीं है, प्रोडक्शन हाउस का काम नहीं है आर्टिस्ट कार्ड बनाना, पोर्टफोलियो बनाना। क्योंकि वो आर्टिस्ट कार्ड और पोर्टफोलियो बनाएंगे तो फिल्म वगैरह कब बनाएंगे। और आर्टिस्ट कार्ड बनवाना है तो जेन्युइन यूनियन में जाओ, डायरेक्ट वहाँ पे बनवाओ और पता करो कि कौन से आर्टिस्ट कार्ड जो है चलते हैं। जैसे सिंटा है सबसे बड़ी यूनियन, उसके बाद शिवसेना है, मन से है, और बहुत सारे मतलब जो है यूनियन है जो जेन्युइन है। तो सिंटा का तो कार्ड नहीं बनता है इतनी जल्दी, शिवसेना का बन जाता है, वो बनवा दो आप किसी के कहने पे नहीं। क्योंकि क्या है कि कुछ प्रोडक्शन हाउस ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि नहीं यार आप हमारे यहाँ से कार्ड बनवा लो, हम काम देंगे। फिर आप ठीक है 1500 2000 जितना उनको दिया, बट वो भी पैसा वेस्ट जाता, कोई सेंस नहीं उसका। तो प्रोडक्शन हाउस के कहने से मत बनाओ आपका, क्योंकि प्रोडक्शन हाउस कोई कहेगा नहीं, आप जो जेन्युइन जो भी है वो कोई आपसे आर्टिस्ट कार्ड मांगेगा भी नहीं और कोई कहेगा भी नहीं है आपके पास, तो ये बोल देंगे कि आप आर्टिस्ट कार्ड बनवा लो। बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस ऐसे हैं जहाँ पे आप जाओगे, फायरवर्क्स में आप जाओगे ना, CID जो बनता है वहाँ पे ना नोटिस उन्होंने लगाया हुआ ओनली मेंबर्स जो भी है, सिंटा मेंबर्स जो भी है, ओनली उन लोगों के ऑडिशन लेते हैं जिनके पास कार्ड है। आप जाओगे ना आप बोलेंगे आर्टिस्ट कार्ड, क्योंकि एक्टर को अच्छे चाहिए होते हैं। आर्टिस्ट कार्ड नहीं होने से क्या होता है कि चलो प्रोडक्शन आप सेट पे चले गए, वहाँ पे यूनियन वाले आ गए, लफड़ा हो गया, आपको कुछ नहीं बोले, 10-15 हज़ार का फाइन उनको मार के चले गए। सर अलग अलग यूनियन आर्टिस्ट कार्ड बनाती है, हाँ। तो कोई प्रोडक्शन हाउस ये कंडीशन तो नहीं रखता कि मुझे उसी यूनियन नहीं, वैलिड होना चाहिए, किसी भी यूनियन को वैलिड होना चाहिए, जो इंडस्ट्री में मतलब जेन्युइनली जो काम कर रही है वो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ठीक है एक ऑफिस मैंने खोल लिया, बहुत सारे ऐसे एक ऑफिस खोल लिया, आप कार्ड बनाओ काम करो। कार्ड क्या है, कार्ड जैसे एक ड्राइविंग लाइसेंस है, जैसे गाड़ी चलाने से पहले आपको लाइसेंस की जरूरत है, लेकिन लाइसेंस बनाने से ये नहीं कि आपको गाड़ी चलाने के लिए मिल ही जाए, वो काम आपको खुद ही ढूंढना, वो आपको खुद ही करना। हाँ, आपका कार्ड बन गया, आप स्टूडियो में जा सकते हो और बहुत सारी फैसिलिटीज जो आर्टिस्ट को मिलती है उसके लिए आप एलिजिबल हो गए, बट काम उससे नहीं मिलेगा। वो एक हमारे पास यूनियन का बैकअप है कि ठीक है कल को मैं सेट पे जाता हूँ, मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं कर सकता, मिसबिहेव नहीं कर सकता, मेरा पैसा कोई नहीं मार सकता। आपके पीछे एक सपोर्ट है, सपोज आपसे प्रोड्यूसर ने काम करा दिया और उसके बाद पैसा नहीं करा, आप कहाँ जाओगे, आपके पीछे यूनियन का बैकअप, आप करो कंप्लेंट। मेरा एक बार पेमेंट अटक गया था 6-7 हज़ार, 7-8 महीने बाद मैंने तो देखा कि नहीं निकल रहा, कंप्लेंट लिख के दे दी कि भाई ये कंडीशन हुआ, ऐसा ऐसा मेरा पेमेंट नहीं मिल रहा। हफ्ते में 10 दिन में पेमेंट मेरा मिल गया, चेक वो सिंटा के ऑफिस से जाकर मैं चेक ले आया, तो कौन आ गया पेमेंट आ गया। सर कोई प्रूफ तो होगा ना, जैसे मैंने काम किया, ठीक है, अब उनको काम पसंद नहीं आया, उन्होंने इरेज कर दिया आपका काम, तो आप कंप्लेंट क्या करेंगे सर? देखो काम पसंद नहीं आया, आपने काम किया, आप सेट पे गए और आपने काम किया और आप आ गए और आपका काम उनको पसंद नहीं आया, तो उस काम का वो कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, उसका कुछ नहीं कर सकते, आपको दोबारा आगे नहीं बुलाएंगे, अच्छा, वो अलग बात है, बट उस काम का कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपने वो काम किया, तो उसका आपका हक बनता है। और क्या है कि प्रूफ की जो बात है, पहली बात तो आपने काम किया तो वो टेलीकास्ट होगा, सबसे बड़ी बात। फिर जब आप सेट पे जाते हो तो वो जो ऑडिट शीट होती है वहाँ पे आप साइन करते हो कि ये मेरा नाम है, ये मेरा कैरेक्टर, ये मेरा फॉल्ट है, वहाँ आप साइन करते हो। फिर जो अभी सिंटा है, सिंटा वाले का डायरी देते हैं, उस डायरी में ना जो है आपका नाम और ये वो सब होता है, आप वो भरो और बैकअप के टाइम पे वहाँ पे जो भी
ऑथराइज्ड पर्सन उससे साइन करा दो कि आपसे साइन करो। उसमें क्या पूरा लिखा होता है कि ये मेरा कैरेक्टर था, ये लोकेशन है, ये सीरियल का नाम है, ये प्रोडक्शन हाउस है, ये मेरी पेमेंट है। तो वो पेमेंट सब लेके आप साइन करा दो, तो आप जब प्रूफ हो गया कि मैं काम कर रहा हूँ। अब सिंटा में कभी भी जाएंगे ना कंप्लेंट करने के लिए, वो डायरी मांगते हैं, आपका डायरी है, डायरी की फोटोस्टेट कॉपी लगा के लेटर लिखेंगे और भेज देंगे प्रोडक्शन। ये सिंटा में ही या फिर ये डायरी वाला सिस्टम सिर्फ सिंटा में सिंटा। और कहीं पे नहीं। इसका ऑफिस कहाँ से? सिंटा का इधर है तो कुबेर कॉम्प्लेक्स बन जाए वो। देखो उसका एक सिंटा का कार्ड है, वो कुछ 30-35 हज़ार रुपये में बनता है, 30 या 35 हज़ार। इसका रिक्वायरमेंट भी उसकी रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा, वो बनेगा भी नहीं ऐसे, बनेगा भी मैंने फिल्म बनाना सिंटा का बनाने की किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस का एक्सपीरियंस नहीं। एटलीस्ट आपकी जैसे एक फिल्म रिलीज हो, सपोज अगर आप जैसे ये फिल्म कर लेते हो हमारे साथ तो आप एलिजिबल हो गए, आप उसके बाद कार्ड बना सकते हो। अभी कुछ वर्क परमिट वाला सिस्टम है, 2 महीने मतलब कुछ अमाउंट लेते हैं, वो 3 साल बाद वो फिर फाइनल होता है। तीसरे साल जाके आपको कार्ड मतलब परमानेंट कार्ड मिलेगा। पहले सिस्टम अलग था, पहले मैंने जब बनवाया था मेरा कुछ 6 या 7 हज़ार में बना था, फिर उनका 10-12 हज़ार हुआ। 10,000 की फीस अभी कुछ है कि 35 हज़ार, लेकिन उनकी फैसिलिटीज भी बहुत है। उससे कम में तो फिर आप शिवसेना का बना लो, 1800 में वैसे ही बनता है। सर उसमें कुछ ऐसा नहीं रहता कि जूनियर आर्टिस्ट हो या नहीं आप जूनियर तो क्राउड वाले हो गए, वो तो अलग ही। आप सीनियर एक्टर में आ गए, कैरेक्टर आर्टिस्ट में आ गए, और सिंटा जो है वो सिर्फ कैरेक्टर। जूनियर आर्टिस्ट का तो अलग ही फंड है। जूनियर आर्टिस्ट का कार्ड बनता है 2 ढाई लाख, बनता भी नहीं। वो ऐसा है, पुराने कार्ड है ना, सपोज मेरे पास कार्ड है पुराना, मुझे काम नहीं करना तो मैंने अपना कार्ड भेज दिया, उसमें कोई एक्टिंग से मतलब नहीं, कोई टैलेंट से मतलब नहीं। आपने जाके खड़े ही होना ना पीछे, बस। तो आप गए, आपको शाम को 800 रुपये कैश मिल गया, मतलब एक सपोर्ट होना चाहिए आर्टिस्ट का, मतलब एक सपोर्ट है मेरे पीछे, यूनियन है, मेरा पेमेंट नहीं किएगा मेरे को नहीं। अभी मतलब ऐसे कोई भी आ जाए, कोई एक सिस्टम बना हुआ है ना, आर्टिस्टों का अलग कार्ड है, प्रोडक्शन वाले का भी कार्ड, तो सबके पास सबकी यूनियन है, सबके कार्ड है। वो एक सिस्टम बना हुआ है कि यार एक देखो सिस्टम है, कल कहीं कुछ भी गलत होता है तो कुछ एक होना चाहिए ना उस चीज़ को सुधारने के लिए, वो एक सिस्टम बना हुआ है। चलो अभी ये तो जैसे हो गया अपना बेसिक रिक्वायरमेंट, ये क्या है। सपोज आप बॉम्बे भी आ रहे हैं, वीडियो बना लिया, सब कर लिया, आप काम के लिए अप्रोच कैसे हो, वो भी एक बात। तो नॉर्मली क्या होता है, ज़्यादातर लोग सोचते हैं यार मेरा कोई जान पहचान वाला है तो उसके थ्रू मुझे काम मिलेगा। सबसे पहला हम ये सोचते हैं, तो जान पहचान वालों के भरोसे मत आओ कि मैं भी आया था, मुझे मालूम है क्या एक्सपीरियंस है मेरा, लोग फ़ोन भी नहीं उठाते। और जितने भी मैंने काम किए ना, जो भी मैंने काम किया यहाँ पे, वो उस सर्कल में किया जिसको मैं जानता नहीं था। मैं किसी कोऑर्डिनेटर कास्टिंग वाले को फोटो भेज दिया, पता चला 2 दिन बाद 3 दिन बाद उसको बुला दिया। और जो मुझे जानते थे, यहाँ तक कि नाम नहीं लूँगा, लेकिन बड़ी बड़ी फिल्में करी हैं, और जब फिल्म कर रहे थे तो मैंने फ़ोन किया, हाँ बात नहीं यार कुछ काम हो तो बताओ। पता चला बाद में फ़ोन करा तो फ़ोन नहीं उठा। ठीक है, मैं तो भाई मेरे अगर किस्मत में यहाँ पर काम करना लिखा है तो मेरा कोई गाड़ी मेरे नाम पर चलेगी, तुम्हारे उस पर चलेगी। ठीक है, एक होता है कि नहीं मैं उसको जानता हूँ, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे भाई, जिसको हम जानते हैं उसको ही अप्रोच करेंगे। अगर हेल्प करता बहुत अच्छी बात है, नहीं करता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि काम के लिए ऐसा कुछ नहीं कि वो नहीं हेल्प करेगा तो आपका कुछ किस्मत जो है वो बदल जाएगी। आपका अगर कुछ बनना लिखा है तो वो हो गई। फिर उसके बाद जैसे जो डेटा मिलेगा वो हमें फिल्म डायरेक्टरी मिलेगा, जो चेंज डेटा है उसके रेफरेंस से आप सीधा प्रोडक्शन हाउसेस में जाके मिलो। सबसे पहले जब ऐसे आर्टिस्ट हम आते हैं, हमारा टाइम है, हमारे पास यही काम है, तो आप एक रूटीन बनाओ, आप प्रोडक्शन हाउस में जाओ, जैसे मैंने तुमको बताया कि जाके कोई तरीका है, आप प्रोडक्शन हाउस में जाओ, काम के लिए बात करो, कास्टिंग में अगर कोई मिलता है तो उससे मिलो। अगर आपके लुक का कुछ चल रहा है वहाँ पे, आपके लुक के लायक या कुछ ऑडिशन चल रहा है जहाँ आपको बैठो, तो आपको ऑडिशन भी रुक लेंगे। और वहाँ से निकलते टाइम वहाँ का जो ईमेल आई है वो आप ये टारगेट बनाओ कि दिन में 2 ऑफिस में 4 ऑफिस जितने में जा सकते उतने में जाएंगे, और शाम को आके अपना फोटो मेल करो। इसके बाद नंबर आता है कोऑर्डिनेटर्स का, कास्टिंग डायरेक्टर्स का। तो
अगर कोई पर्सनली मिलता तो ठीक है, नहीं तो सबसे आप फ़ोन करके उनके ईमेल एड्रेसेस लो, ईमेल एड्रेसेस लेके आप उनको फोटो मेल करो, व्हाट्सअप करो, और मतलब यही है कि भाई आपने मेल किया और वो सब आपका डेटा रखेंगे। फिर बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस इसमें ऐसे हैं जहाँ आप नहीं जा सकते, जहाँ लगता है कि नहीं यार अपना जाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है आप फ़ोन करो। और सिंपल सी बात इतनी करनी होती है कि सर मैं एक्टर हूँ और मुझे काम करना है और मुझे आपका ईमेल आईडी चाहिए कास्टिंग डिपार्टमेंट का। बालाजी में फ़ोन किया तो आप बालाजी में फ़ोन करके सीधा पूछ सकते हो तो मुझे ईमेल आईडी चाहिए आपके यहाँ, तो वो कास्टिंग डिपार्टमेंट का नंबर देगा, कास्टिंग से आप बात करो, वो कास्टिंग डिपार्टमेंट वाला आपको ईमेल आईडी देगा। क्योंकि हर प्रोडक्शन हाउस का अपना एक कास्टिंग डिपार्टमेंट है जिसका काम होता है सिर्फ एक्टरों से डील करना। कोई भी नया एक्टर आ रहा है उसका ऑडिशन लेना, मेल पे जो डेटा आ रहा है उसको मेंटेन करना। और कास्टिंग डिपार्टमेंट में कई लोग होते हैं, ऐसा नहीं कि एक आदमी। अगर एक कास्टिंग डायरेक्टर है तो उसके नीचे 3-4 असिस्टेंट होते हैं, वो पूरा डेटा हैंडल करते हैं। एक कि भाई इस कैटेगरी का फोटो आएगा तो इस फोल्डर में डालना है, इस लेवल का आएगा तो इसमें डालना है, और इसका आएगा तो इसमें डालना है। तो ये जो है ये प्रोसेस है और यही करना हमें, मतलब ठीक है हमने अपना एक्टिंग का तैयारी कर ली, फिर हमने आके अपना फोटो सब मेल कर लिए और एक तरह से मार्केटिंग है, ठीक है हमने अपना एक प्रोडक्ट तैयार कर लिया। एज एन एक्टर हम एक प्रोडक्ट, अब हमें अपने आप को बेचना है, तो वो सेल्समैनशिप का काम वो हमें करना और ये चलता रहता है। फिर ठीक है आपका काम कहीं क्लिक हो गया, किसी को पसंद आ गया, फिर धीरे धीरे लोग जानने लगते हैं तो वहाँ ऑडिशन देना, फोटो भेजना, वो सब खत्म हो जाता है। सर मेल जो हम करेंगे तो मेल में क्या मतलब यही चीज़ लिखना है कि आपके साथ काम करना है ऐसा? हाँ, मेल में सिंपल सा होता है। मेल में क्या लिखना है आपने कि या तो कोई रेफरेंस, अगर किसी के रेफरेंस से हो, या ठीक है सर मैं आर्टिस्ट हूँ और मैंने ये काम किया है या मैंने ये सीखा है, मैं ये कर सकता हूँ, ये मेरे फोटो हैं और ये मेरे वीडियोस हैं और मैं आपके साथ काम करने की इच्छा है मेरी, आप मुझे चांस देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी, जो भी एक फॉर्मल लैंग्वेज और उसके पास बस मेल आप करते रहो। यही काम है। आप जितनी आप जैसे वहाँ पे आप जाओगे, वहाँ श्री जी गए, वहाँ पे इतने स्टूडियो, हर स्टूडियो के बाहर जाओ ईमेल आईडी लिखा होगा वहाँ, तो उन्होंने कास्टिंग वालों ने पेड़ पे टांग के पेड़ पे मतलब ऐसे ना कास्टिंग डायरेक्टरों ने ठीक है उनको भी एक्टर चाहिए ना, तो बना के अपना वहाँ डाल रखा है फॉर कैरेक्टर एक्टिंग वगैरह ये कॉन्टेक्ट लगाया है ना। आप ईमेल एड्रेस लिखो, आप मेल कर दो। हाँ जेन्युइन है फेक है वो बात की बात है भाई, ठीक है आपने एक ईमेल आईडी देखा कि किसी ने कहीं चिपका रखी कि उनको एक्टर चाहिए, कैरेक्टर आर्टिस्ट चाहिए, जो भी है, आपने वो ईमेल आईडी लिया, आपने शाम को उसको मेल कर दिया। अब मेल कर दिया, अभी आपको कैसे मालूम है जेन्युइन है फेक है? वो तो जब बाद में मालूम चलेगा ना। आप मेल करो, मेल करने के बाद जब सामने जाओगे तो पता चल ही जाएगा। वो फिर आपके ऊपर है, आपको करना है नहीं करना है, वो उसकी अपनी कंडीशंस हैं, आपकी अपनी कंडीशंस हैं। अगर आप नहीं मैच करते तो मत करो, कोई फोर्स नहीं करता, ऐसा नहीं है। अगर आपको कहीं प्रोडक्शन से या किसी कोऑर्डिनेटर का भी फोन आता है, आप सोचोगे नहीं यार मैं मना कर दूंगा तो पता नहीं क्या सोचोगे, आप मना कर सकते हो, सर नहीं कल मैं फ्री नहीं, सीधी सी बात है। अगर आपको कोई काम में इंटरेस्ट नहीं, सर मैं फ्री नहीं, सीरियस बात, मैं कहीं बाहर हूँ। और अगर कोई कैरेक्टर आपको नहीं पसंद आता है, मतलब नॉर्मली तो ठीक है यार, ठीक है रिलेशन खराब करना नहीं करना और नहीं कर लेते हैं, लेकिन लगता है कि आप बिल्कुल ही नहीं कर पाऊंगा तो मना करो, सर मैं ये कैरेक्टर नहीं, तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये आदमी तो इस कैरेक्टर के लिए तो अगली बार फोन नहीं करूँगा, ठीक है अच्छा एक्टर है, आदमी अच्छा है तो ठीक है, और दूसरे कैरेक्टर में ठीक है। और सर मैं गुजरात में रहता हूँ और मैं मेल करता हूँ गुजरात से, तो मैं ये यहाँ का लोकल नंबर दूँ कि वहाँ का ही दूँ? अभी नंबर तुमको अगर बॉम्बे देखो, बॉम्बे में बेस तो बनाना पड़ेगा, बॉम्बे बेस बनाना है तो नंबर बॉम्बे का ही रखना पड़ेगा, बॉम्बे का नंबर लेना पड़ेगा। तो जितने भी जो आप एक्टिंग के लिए जो भी मेल कर देना उसमें सिर्फ बॉम्बे का ही नंबर दो, ठीक है। आप गुजरात में हो, फोन कोई करता था आप बोल सकते हो यार मैं नहीं आ सकता, मैं बॉम्बे से बाहर, पहले ही बोल दो ना उसको। बोले आप पूछेगा सर कल आप फ्री, बोले नहीं मैं तो बॉम्बे से बाहर, मैं नहीं आ सकता, बात खत्म हो गई। बट नंबर आपने अगर एसटीडी नंबर दे दिया फोन ही नहीं करेगा ना, वहीं पे। सर मुंबई का नंबर लिखे, हाँ अगर मैं कहीं और स्टेट में जाता तो वैसे भी स्टडी हो गया वो तो।
नहीं, यहाँ से तो लोकल ही लगेगा ना। नहीं लगेगा सर, वो यहाँ जीरो से- लगाना पड़ता है नहीं शायद। लगा, नहीं लगा, नहीं लगा। अगर स्टडी नंबर पे भी लोकल में जीरो नहीं लगाना पड़ता। नहीं नहीं, यहाँ से अगर मेरा मेरा तो पूरा ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी जाऊँ तो ऐसे ही डायरेक्ट लगता है ना। अच्छा। सर स्टडी हम नंबर पे ये- है, उस पे भी जीरो नहीं लगा। अभी आप वो भी जीरो फ्री होता है। एसटीडी पे नहीं लगता, पता नहीं, अभी मुझे आइडिया जीरो नहीं, फ्री उसका आइडिया नहीं नहीं, वो एक्चुअली से अभी रोमिंग कटवाना पड़ता है, तभी वो ऑल ओवर इंडिया में क्या आपका होगा है। अच्छा, एक चीज और, मैं एक इम्पोर्टेंट चीज और मैं आपसे, अभी जैसे हमने ये भी देख लिया कि एक मिनट। मतलब क्या क्या चाहिए, कैसे करना है, वो सब, लेकिन जो बाहर से आने वाले लोग हैं ना, उनके सामने बहुत बड़ी जो सबसे पहली जो बड़ी समस्या है वो है अकोमोडेशन। रहेंगे कहाँ, कैसे रहेंगे, कैसे घर कैसे मिलेगा। और अगर आपका रहने का अरेंजमेंट प्रॉपर हो जाता है ना बॉम्बे में, तो आपका समझो 50% जो स्ट्रगल है वो खत्म हो गया। 50% आपका स्ट्रगल खत्म हो जाता है अगर आपको एक अफोर्डेबल अकोमोडेशन आपको मिल गया, क्योंकि रहने की जगह मिलेगी, उसके बाद ही बाकी सारे काम चलेंगे। क्योंकि रहने की जगह मिलेगी तब आप मोबाइल नंबर लोगे, फिर आप पोर्टफोलियो बनाओगे, फिर आप, तो जो बॉम्बे आने के बाद जो आपका प्लान ऑफ एक्शन है वो सबसे पहले ये है कि आपको घर लेना। और घर मिलेगा कैसे? घर मिलने का यहाँ पे क्या डायरेक्ट नहीं मिलता, रेंट पे ना डायरेक्ट कोई नहीं मिलता। जो ब्रोकर है हर जगह, मैक्सिमम जो काम ब्रोकर के थ्रू होता है। तो अब सपोज घर आपको रेंट पे लेना है कहीं पे, और घर का 5,000 रुपये रेंट है, 5,000 भाड़ा है मंथली, तो उस 5,000 के ऊपर आपको 30,000 से 40-50,000 जो भी है उनका एक डिपॉजिट लेना है। वो डिपॉजिट जाएगा, डिपॉजिट के बाद जो ब्रोकर है उसका कमीशन 1 महीने का उसको देना पड़ेगा। 1 महीने का, पहले से 2 महीने का था, 1 महीने 2 महीने डिपेंड करता है। एक महीने वो रेंट, जितनी रेंट है उतना वो लेता है। हाँ, और ब्रोकरेज 1 महीने का उसको जाएगा, डिपॉजिट जाएगा, बाकी फिर 1 साल बाद 11 महीने बाद वो एग्रीमेंट रिन्यू होगा तो फिर 1 महीने का ब्रोकर को देना पड़ेगा। और हर साल जो 10% जो बढ़ता है वो एक सिस्टम है। तो अगर रूम रेंट पे लेना तो ये प्रोसेस है कि आपको डिपॉजिट देना, 1 महीने की ब्रोकरेज देनी है, बट लॉन्ग टर्म में रूम लेना ज़्यादा बेटर है कि रूम आपने ले लिया, एग्रीमेंट आपके नाम से है, तो आपको बैंक अकाउंट खोलना है और यहाँ कुछ भी काम करना है, तो वो एक अच्छा मतलब ज़्यादा इफेक्टिव काम है। आपके पास अपना रूम है, कभी भी आओ कभी भी जाओ, उसमें 2 लोग रह रहे हैं, 4 लोग रह रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए वो ज़्यादा बेटर। और ठीक है, सपोज आप नए आए हो और आप नहीं डिपॉजिट देना अफोर्ड कर पा रहे हो, डिपॉजिट नहीं दे पा रहे तो ठीक है, कोई जानने वाला है, किसी ने अगर रूम लिया तो उसके साथ आप पीजी में शेयर कर लो, और नहीं तो पीजी अकोमोडेशन भी मिल जाता ब्रोकर के थ्रू। कोई भी स्टेशन पर मीरा रोड में या इधर कहीं भी उतरोगे तो स्टेशन में बड़े बड़े आप देखोगे पीजी अकोमोडेशन के, बाहर से लोग आते हैं ना तो पीजी में रहते हैं। पीजी में क्या है, डिपॉजिट देने का जरूरत नहीं है, जो भी है 4,000 5,000 मंथली जो भी है आप उनको रेंट दो, 1 महीने का आपको जो भी ब्रोकरेज आपको देना है वो दो। बट पीजी में क्या है, रेस्ट्रिक्शंस रहती हैं, उतना फ्रीडम नहीं, जितना अपने रूम में जो फ्रीडम है उतना फ्रीडम नहीं है। और ये ठीक है, आप आए, आपको आते ही रहना है और शुरुआत करनी है, तो पीजी अकोमोडेशन जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। और फिर अभी क्या होता है कि सपोज अब कोई लड़के ने, किसी ने रूम लिया मेरे साथ, कोई है नया आया, उसने रूम ले लिया, अब उसने रूम ले लिया, डिपॉजिट दे दिया, अब कोई ऐसा लड़का आया कि जिसके पास डिपॉजिट देने को नहीं है, ठीक है भैया रेंट शेयर करके एडजस्ट कर, ऐसे भी लोग करते हैं कि ठीक है इसने डिपॉजिट दे दिया, रूम ले लिया, बाकी 3 लोग और साथ में आ गए, उनसे खाली रेंट ले रहा, तो इनको ये हेल्प हो गई कि इनको डिपॉजिट नहीं देना पड़ा, उसको ये हेल्प हो गई, उसका रेंट शेयर ठीक है ना। सपोज 5,000 में रूम लिया और 50,000 डिपॉजिट उसने दे रखा, ये आए कि इन्होंने कहा कि भाई मैं ठीक है पर हेड 2,000 लूँगा या 3,000 लूँगा, 3,000 में हुआ तो 3 लोग मिल गए, तो 3,000 के हिसाब से 9,000 उसको मिला, तो उसका अपना भाड़ा निकल गया, खर्चा भी निकल गया। इनको बेनिफिट ये है कि इनको एक 3,000 रुपये दे के विदाउट डिपॉजिट दे के बिना किसी टेंशन के एक जगह करते हैं लोग, जो बाहर से ऐसे ही करते हैं, मैनेज ऐसे ही करना। और बॉम्बे आने के बाद जो है, जो एक प्लान ऑफ एक्शन है वो यही है कि आप आओ, सबसे पहला काम है आपको अपना अकोमोडेशन का अरेंजमेंट। अकोमोडेशन हो गया, फिर उसके बाद आप अपना एक नंबर लो, मोबाइल नंबर लो,
खिंचवाओगे तो नंबर तो वही देना पड़ेगा। नंबर लिया, फिर आप अपना फोटो खिंचाओ, पोर्टफोलियो बनाओ, फिर जो है आप अपना वीडियो लेंगे, शो, फिर आप जो है आगे का प्रोसेस मिलना जुलना, उसके बाद आप, क्योंकि उस सिस्टम में ऐसा नहीं है कि आप पहले आते ही तो नहीं काम कर सकते ना, पहले रहने का अरेंजमेंट करोगे, वो सब सेटल करोगे, वो सब और ये सब सेटलमेंट के लिए जो भी है आपको मेंटली, ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि आप जब आओ तो मेंटली फाइनेंशियली सब प्रिपेयर होकर आओ कि नहीं यार इतने दिन रहना, रूम लेना तो इतना खर्चा है, और ये काम में इतना खर्चा है, ये चीज़ में इतना है, और इतने टाइम में अपने को जो है रोलिंग अपनी चालू हुई, वो हमको कैसे मैनेज करना है। क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ आती है कि ठीक है किसी ने कह दिया यार तुम्हारी तो शक्ल शाहरुख खान से होगी, तुमको हीरो बन सकते हो, आप आ गए वहाँ से 2000 रुपये जेब में डाले, आप आ गए यहाँ। आप जब स्टेशन पे उतरता है इंसान, सबसे पहला सवाल होता है कि कहाँ जाना है। वो जो सपने लेके आया होता है ना कि बॉम्बे जाएंगे तो होता है कि नहीं यार वापस उसको फलाना प्रोड्यूसर मिल गया था, उसने साइन कर लिया, फिर ऐसा कर लिया। तो जो छोटे शहरों में या मतलब गांव देहात के लोगों के दिमाग में ना यही चीज़ें होती हैं, उनको ये नहीं पता होता कि यार कोई बॉम्बे जाके कितना बड़ा है बॉम्बे, जब स्टेशन पे जाएंगे तो समझ में ही नहीं आएगा। मैं जब पहली बार आया था तो मेरी वाइफ ट्रेन में से बाहर निकली, ये क्या हो रहा है, इतनी भीड़, ये सब क्या है। आदत पड़ी, धीरे धीरे सेट होते होते, तो वो प्रिपरेशन बहुत जरूरी है, मतलब फाइनेंशियली ना बैकअप होना बहुत जरूरी है। नहीं तो पता चला आप में टैलेंट भी है, आप कर भी सकते हो, और आपको फाइनेंशियल बैकअप अगर गड़बड़ा गया तो फिर कोई प्रैक्टिकल नहीं, उसको आप नकार नहीं सकते हो। आप ये नहीं बोल सकते हो कि नहीं यार ठीक है आप में टैलेंट है, बहुत टैलेंट है, बट ठीक है टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा तब दिखाओगे ना। दिखाने का मौका मिले आपको 2 महीने 4 महीने 6 महीने उतने दिन तो टिकना है। हाँ एक बार काम मिलना शुरू हो जाएगा, फिर आपकी बोलिंग चालू हो जाएगी, फिर आपको 2 महीने पेमेंट आना शुरू हुआ, फिर आपको पेमेंट हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जितना भी मैंने, ये प्रैक्टिकल जो है काम करने का एक तरीका, यही प्रोसेस है। मतलब घूम फिर के हम जितनी बात करेंगे यही चीजें आएंगी। कुछ अगर है माइंड में तो पूछो आप। सर अकाउंट का, हाँ बैंक अकाउंट वहाँ खोला हुआ तुम्हारा? हाँ मेरा ठीक है ना, चलेगा ना। हाँ जो यहाँ पे करना चाहते हैं उनको अकाउंट, तो अकाउंट तो सबने खोला ही होगा, वो डॉक्यूमेंट जो है सबका अकाउंट तो बैंक अकाउंट, पैन नंबर, ये सब चाहिए। कई प्रोडक्शन हाउस के टीडीएस काट के भी चेक देते हैं ना, तो बैंक अकाउंट भी आपको होना चाहिए। तो अभी जैसे हमने ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया, एक्टिंग के बारे में, यहाँ का प्रोसेस क्या है, क्या आपको चाहिए, रूल कैसे मिलेगा, ये सब चीज़ें। तो अब जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आप यहाँ आते हो, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, सबसे इम्पोर्टेंट है कि फाइनेंशियली प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है, बैकअप होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ आने के बाद जो भी आपको टाइम लगेगा, 2 महीने 4 महीने 6 महीने, उतने टाइम आपका फाइनेंशियल बैकअप टूटना नहीं चाहिए। पता चला आप में टैलेंट है, बहुत है, काम कर सकते हो, लेकिन यहाँ आने के बाद यहाँ टिकने के लिए आपके पास फाइनेंशियल बैकअप नहीं है, पता चला उस वजह से आपको वापस जाना। और प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। प्रैक्टिकल से भाई आप एक्टर बनने आए हो, एक्टर बनने आए हो तो अपने लिए बनने आए ना, किसी और के लिए तो बनने नहीं आए। तो कल को अगर कमाओगे तो आप ही कमाओगे, नाम होगा आपका होगा, पैसा कमाओगे आप कमाओगे, किसी और को तो देने वाले नहीं। तो आप ये मत एक्सपेक्ट करना कि कोई किसी तरह की आपकी कोई हेल्प करेगा। इंडस्ट्री अच्छी है, लोग अच्छे हैं, तो वो काम के लिए अच्छे हैं, लेकिन आपकी पर्सनल प्रॉब्लम कोई सॉल्व नहीं करेगा। आपको काम के लिए हेल्प कर देंगे, लेकिन आप अगर किसी को ये बोलोगे भाई मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं या मेरे तो वो चीज़ कोई सॉल्व नहीं कर सकता। तो वो एक मेंटली आपको प्रिपेयर होना है, फाइनेंशियली आपको प्रिपेयर होना है कि आप यहाँ आओ तो ये सोच के आओ कि नहीं मुझे, मैं इतने दिन में मुझे काम मिल जाएगा, इतने दिन का मेरा ये बैकअप है। और डिपेंड करता हो सकता है आप आए और आपको 10 दिन में काम मिल गया, ऐसा भी हो सकता है। आप आए, आपने अपना जो पोर्टफोलियो ये सब तैयारी की और आपने अपना आपने सबमिट किया, काम मिलना शुरू हो गया। तो ये सब चीज़ें बताने का मतलब कि आपको अब किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट
नहीं है? ठीक है, तो कल हम क्या करेंगे, एक जो ऑडिशन का जो फॉर्मेट होता है, ऑडिशन कैसे होता है वो हम एक देखेंगे और सबका एक एक ऑडिशन करेंगे, और जो अच्छे जो ऑडिशन मुझे लगेंगे कि हाँ इनको यूज़ किया जा सकता है कहीं पे, तो वो फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डालूंगा, और फिर उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि नहीं अभी हमें आगे क्या करना है, और फिर आप लोग खुद डिसाइड करो कि हमें क्या करना है। काम हमारा भी है, हमारे पास भी है, इंडस्ट्री में काम है। अब मतलब कोई किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, किसी से मतलब सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है, अब जो है सब आपके सामने।